सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर तुमने इससे पहले का एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो पहले जाओ और जाकर उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वाला एपिसोड। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, रिस्ट्रिक्टेड रीजन का। वो इमोर्टल बीइंग उस गोल्डन स्टोन को अपने हाथ में उठाकर गौर से देखने लगता है, जहां पर वो उस स्टोन के अंदर से इमोर्टल एसेंस को सर्कुलेट होता हुआ महसूस करता है और ये चीज फॉरेन लैंड से बिलोंग करती है। उसी बीच वो इमोर्टल बीइंग आगे कहता है कि इस पत्थर को लॉन्ग लाइफ सब्सटेंस में ऑब्जॉर्ब कराया गया है और आज से पहले मैंने कभी भी इस तरह के किसी भी स्टोन को नहीं देखा है जो कि अपने अंदर हाई अमाउंट में इटर्नल एसेंस और एब्सोल्यूट एनर्जी को स्टोर करके रखता हो। हालांकि जितनी ज्यादा इटर्नल एनर्जी इस वक्त मैं इसमें देख पा रहा हूँ, बीते समय के साथ साथ इसकी जो इटर्नल एनर्जी है वो पहले से और भी ज्यादा कम होती जा रही है। और इस तरह के रेयर ऑब्जेक्ट को इटर्नल सोर्स कहना भी गलत नहीं होगा और ऐसी चीजें काफी ज्यादा रेयर और कीमती ट्रेजर्स होती हैं। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ, लेकिन ये बहुत ही अफसोस वाली बात होगी क्योंकि अब इस तरह की चीजें हमारे 9 हेवन एंड 10 अर्थ से दिन पर दिन कम होती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि लाइफ के मैन एलिमेंट्स ही अब धीरे धीरे करके खत्म हो रहे हैं। लाइफ स्टोन और इमोर्टल सोर्स जैसे ये रेयर ट्रेजर्स भी अब ज्यादा टाइम तक टिकने वाले नहीं है और देखते ही देखते सब कुछ खत्म होता चला जाएगा। आखिर में ये दुनिया भी एक दिन सूख कर खत्म हो जाएगी और फिर एक ऐसा टाइम आएगा जहां पर कोई भी लॉज एंड रूल्स काम ही नहीं करेंगे। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर मौजूद सभी वॉरियर्स उस इमोर्टल बीइंग की ऐसी बातें सुनकर एकदम से हैरान हो गए थे, जहां पर तभी वो ओल्ड मैन आगे बताने लगा है कि अगर सच में कभी वैसा दिन आ जाता है तो उस वक्त अगर कोई इमोर्टल नहीं बन पाया तो फिर इमोर्टैलिटी के पाथ पर चल पाना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त तुम लोगों की लाइफ फोर्स लिमिटेड हो जाएगी और तुम लंबे समय तक जिंदा नहीं रह पाओगे। बस मौत का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इस रियलम का ग्रैंड डाओ कब का टूट चुका है, जिसकी वजह से इमोर्टैलिटी के पाथ पर चलने का जो रास्ता था वो अब बंद हो गया। और ये सच में अफसोस की बात है कि उस दिन इस राह पर आगे बढ़ने वाला कोई भी नहीं बचेगा। अब उनकी ये सारी बातें सुनकर तो शिहाओ भी सोच में पड़ जाता है। तभी वो ओल्ड मैन इन्हें हौसला देते हुए कहने लगता है कि तुम लोगों को एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि एक ट्रू कल्टीवेटर के कल्टीवेशन का एंड कभी भी नहीं होता। वो अपने ओरिजिनल डाओ पाथ को कभी नहीं छोड़ता, फिर चाहे उसके रास्ते में कितनी बड़ी रुकावटें ही क्यों ना आ जाए। क्योंकि अगर कोई कल्टीवेटर सच में आगे बढ़ना चाहता है और हेवन को चैलेंज करना चाहता है तो उसे हेवन और अर्थ दोनों से टक्कर लेनी पड़ेगी। उस एक छोटी सी चांस के लिए जिसमें वो इमोर्टैलिटी के पाथ को अचीव कर सकता है, उसके लिए उसे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। क्योंकि अगर डेस्टिनी रास्ता नहीं देती तो खुद ही अपना रास्ता बनाना पड़ता है और अपनी ताकत से अपनी राह खोलनी पड़ती है। तभी जाकर तुम आने वाले वक्त में सर्वाइव कर पाओगे और अपने इस रियलम को दुश्मनों से बचा पाओगे। अब ये सुनकर की होंग गुस्से से खड़ा होकर कहने लगता है कि सीनियर, आप हमें ये सब बता रहे हैं कि हमें हेवन से मुकाबला करना होगा और अपना खुद का एक अल्टीमेट डाओ पाथ को बनाना होगा ताकि हम अपने इस रियलम को बचा सके। मगर आपका वो रिस्ट्रिक्टेड रीजन, क्या वो हमेशा की तरह ऐसे ही चुपचाप बैठकर तमाशा देखता रहेगा कि कैसे फॉरेन रियलम के डीमंस 9 हेवन एंड 10 अर्थ के मासूम लोगों का नरसंहार कर रहे हैं? जहां पर वो फिर से कहता है कि जब हमारे रियलम के लोग मर रहे थे फॉरेन रियलम के डीमंस के हाथों से, तो आखिर उस वक्त आपके लोग उन्हें बचाने के लिए क्यों नहीं आए? जबकि आपका वो रिस्ट्रिक्टेड रीजन तो भी इसी 9 हेवन एंड 10 अर्थ में ही आता है। मगर फिर भी क्या वहां के लोगों ने कभी 9 हेवन एंड 10 अर्थ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की? इसी बीच हम उसी इमोर्टल बीइंग को देखते हैं जिसे मिर्ची लग चुकी थी। उसके इतने कड़वे सवाल सुन के जहां पर वो गुस्से में उससे कहता है कि बच्चे, जरा अपनी इस जुबान में थोड़ा सा लगाम दो, तुम्हारी काबिलियत अभी उतनी नहीं है कि तुम मुझसे ऊंची आवाज में बात करो। और रहा सवाल तुम्हारे जवाब का, तो सुनो, हम लोग क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं ये हमें किसी और से सीखने की जरूरत नहीं है। तुम अभी छोटे हो इसलिए बड़ी बड़ी बातें करना आसान लगता है, लेकिन जरा एक बार हमारी जगह खुद को रख के देखो, तब तुम्हें रियलिटी का पता चलेगा। क्योंकि हमारे रिस्ट्रिक्टेड रीजन के जो पावरफुल एक्सपर्ट्स हैं वो सिर्फ तुम्हारे 9 हेवंस के नहीं बल्कि इस पूरी दुनिया का हिस्सा है। और शायद तुम्हें ये बात पता नहीं होगा, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड रीजन में पहले भी ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी जान दांव पर लगाकर 9 हेवन एंड 10 अर्थ की मदद की थी। लेकिन आखिर में क्या हुआ, उन्हें उनके अपनों ने ही धोखा दे दिया। जिन्हें बचाया गया वही उनके खिलाफ हो गए और आखिर में उन्हें ही खत्म कर दिया गया। इस दुनिया में नेकी करने का अंजाम हमेशा अच्छा नहीं होता। जहां पर तभी हमें उसी इमोर्टल लेडी का एक सीन दिखाया जाता है कि जब वो 9 हेवन एंड 10 अर्थ में आई थी यहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो कुछ गद्दारों ने उस पर घात लगाकर पीछे से वार करके घायल कर दिया था, जिसकी वजह से वो भी एंड में मारी जाती है। इसी दौरान वो ओल्ड मैन आगे कहता है कि अब तुम ही बताओ कि अगर कोई तुम्हारे साथ ऐसा करता है तो क्या तुम इसके बावजूद भी उन लोगों को बचाते? अब ये सुनकर तो सबकी बोलती बंद हो जाती है। तभी वो ओल्ड मैन आगे कहता है कि तुम लोग ये बात जानना चाहते थे ना कि आखिर क्यों हमारे जो रिस्ट्रिक्टेड रीजन के लोग हैं वो अब तक चुपचाप बैठे हुए हैं। तो आज मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ। और ये एक ऐसा राज है जिसे मेरे मास्टर ने सबसे छुपा कर रखा है। और जब उन्होंने इसकी प्रेडिक्शन की थी तो वो खुद सदमे में चले गए थे, जबकि वो तो एक बाउंडलेस बीइंग थे। मगर फिर भी इस तरह के भयानक हेवनली सीक्रेट की राज को जान लेने से उनके सिर
सिर के बाल भी सफेद हो गए थे और इसी राज की वजह से ही रिस्ट्रिक्टेड रीजन के लोग हमेशा के लिए यहाँ के मसलों से दूर रहने लगी। अब ये बात सुनकर यू लॉन्ग उनसे कहता है कि सीनियर आखिर वो क्या राज है जिसकी वजह से पूरा का पूरा रिस्ट्रिक्टेड रीजन मौन है। प्लीज आप हमें उस राज के बारे में बताइए। जिस पर वो इमोर्टल बीइंग अब काफी ज्यादा सीरियस होकर बताने लगता है कि बहुत ही जल्द इस एरा का एंड होने वाला है और इसके कुछ ही सालों बाद एक ऐसा एरा आएगा जो कि अपने साथ सिर्फ अंधकार के अलावा और कुछ भी लेकर नहीं आएगा, क्योंकि अब सबसे डार्क समय धीरे धीरे करीब आ रहा है जो कि सब कुछ मिटा के रख देगा। खून और तबाही का तूफान पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगा। जो भी इस कर्म और कॉज इफेक्ट के चक्कर में फंसा है कोई भी इससे बच नहीं पाएगा। उस वक्त ऐसी भयानक तबाही मचेगी कि इससे उस एरा के लोगों की लाशें हर तरफ बिखर जाएंगी। पूरा इतिहास इसके चलते मिट कर रह जाएगा और आने वाली जनरेशन को इस पुराने समय के बारे में और अभी जो एरा चल रहा है इसके बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा। बेसिकली वो ओल्ड मैन यहाँ पर एरा विदाउट कल्टीवेशन की बात कर रहा है, जहाँ पर अब हम शीहाओ को देखते हैं जो कि फौरन से उस ओल्ड मैन से कहता है कि सीनियर आखिर ये सब क्यों हो रहा है और इसकी वजह क्या है। अब ये बात सुनकर अचानक से उस इमोर्टल बीइंग की आंखों में डर पैदा हो जाता है जिसे साफ साफ देखा भी जा सकता है, जहाँ पर अब वो शीहाओ के पूछने पर सभी को बताने लग जाता है कि एक ऐसा इंसान बहुत ही जल्द हमारे इस ब्रह्मांड में आने वाला है जिसे आना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो कोई आम चीज नहीं है बल्कि एक बेहद खतरनाक अस्तित्व है जिसे ताकत नहीं बल्कि वो खुद ताकत को कंट्रोल करता है और जब वो आएगा तो ऐसी तबाही मचाएगा कि दुनिया में कोई भी उसके सामने खड़ा होने की भी हिम्मत नहीं करेगा। वो तब तक स्लॉटर मचाएगा जब तक पूरे मल्टीवर्स के सुप्रीम बीइंग्स भी खुद को सुप्रीम कहने से नकार न दें, क्योंकि उसे बस अपनी हुकूमत कायम करनी है। फिर इसके लिए चाहे उसके पैरों के रास्ते में काउंटलेस रियलम्स ही क्यों ना आ जाए, वो सबको कुचलता हुआ आगे बढ़ेगा, फिर चाहे वो हमारा ही रियलम क्यों ना हो। यहाँ तक कि उस वक्त अगर इमोर्टल्स और गॉड एम्परर्स भी उसके सामने आ गए ना तो वो उसके ओरा मात्र को भी नहीं झेल पाएंगे। अब ये बोलकर वो ओल्ड मैन यहाँ पर मौजूद सभी वॉरियर्स को बहुत ही बुरी तरह से डरा तो देता है, लेकिन तभी वो एक ऐसे महान शख्स की बात करता है जो इस खतरनाक दुनिया में जहाँ एक तरफ सभी लोग उस अस्तित्व से खुद को बचाते हुए भाग रहे होंगे, तो इसी बीच वो महान शख्स उस खतरनाक अस्तित्व की आंखों में आंखें डालकर उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हो चुका रहेगा, जो कि इस कायनात को भी पलट देने की ताकत रखता है। हालांकि हम नहीं जानते कि आखिर वो कौन है, मगर फिर भी वो जो कोई भी है हमें उसके आने तक इन सारी मुसीबतों का सामना करना ही पड़ेगा और कैसे भी करके हमें खुद को इनफ पावरफुल बनाना होगा ताकि हम लोग उसके ऊपर बोझ न बन जाएं। अब ये बोलकर वो ओल्ड मैन अपने मुर्गे पर जाकर खड़ा हो जाता है और जाते जाते वो इन लोगों से कहता है कि बच्चों, हमने ये वक्त काफी अच्छे से गुजारा है, लेकिन अब मुझे भी यहाँ से जाना होगा। लेकिन हाँ, मुझे खुशी है कि मैं तुम सबसे मिला, मगर अब हमारा साथ यहीं तक का है, इसीलिए अब तुम लोग अपना ख्याल रखना। इसी दौरान हम देखते हैं कि इधर दूसरी तरफ यू लॉन्ग एंड की होंग भी सभी को अलविदा कहकर यहाँ से निकल जाते हैं, जिसके बाद सभी यंगर एक्सपर्ट्स भी एक एक करके जाने लगते हैं, जहाँ पर हम शीहाओ को देखते हैं जिसके साथ में मोटा लड़का, रैबिट गर्ल और लिटिल एंट किंग भी मौजूद था। तभी मोटा लड़का शीहाओ से कहने लगता है कि ब्रदर हुआंग, यहाँ से सभी लोग जा चुके हैं और रहा सवाल किंग यी और जेसिका का, उन्हें एंशिएंट टेंपल ले जाया गया है और अब तो गैदरिंग भी खत्म हो गई है, इसीलिए अब यहाँ पर रुकने का कोई खास मतलब नहीं रहा। और वैसे भी तुम्हारी जो एम्प्रेस बटरफ्लाई है वो भी तो अब पूरी तरह से ठीक हो गई है, तो क्यों ना उसके बाहर आने की खुशी में हम लोग कहीं और जाकर इस खुशी को अच्छे से सेलिब्रेट किया जाए। जिस पर रैबिट गर्ल भी शीहाओ के पास आकर उससे कहती है कि हमारी सिस्टर किंग यी का मामला असल में इमॉर्टल किंग यू से जुड़ा हुआ है, इसीलिए उन्हें एंशिएंट टेंपल में ले जाया गया है, लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एंशिएंट टेंपल में खुद ग्रेट एल्डर इस वक्त नजर रख रहे हैं, इसलिए वहां पर सब कुछ सेफ ही रहेगा। अब ये बोलकर वो शीहाओ को खींचते हुए कहती है कि शीहाओ, अब चलो भी, आखिर तुम देर किस बात की कर रहे हो, और एक बात, मुझे तुम ठंडर वाटर देना मत भूलना। जिस पर शीहाओ भी मान जाता है, जिसके अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शीहाओ इन सभी को एक दूसरी जगह पर ले आता है जहां पर सभी लोग बहुत अच्छे से जश्न मना रहे थे और खासकर शीहाओ के हाथ का बनाया गया मीट को उसके सभी दोस्त मजे लेकर खा रहे थे, जहां पर तभी हम लिटिल एंट किंग को देखते हैं जो कि यहाँ पर खाते खाते कहता है कि काश इस मीट की जगह पर हेवु शुआंग या फिर हे जीमिंग का मीट होता। खैर कोई बात नहीं, क्योंकि ये भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। इसी दौरान हम शीहाओ को देखते हैं जहां पर वो गॉड स्टोन के बारे में सोचते हुए कहने लगता है कि पता नहीं कब तक ये ऐसे ही सोता रहेगा। हालांकि इसके जागने के बाद अगर मैंने इसे गलती से भी ठंडर पूल को दिखा दिया तो यकीनन ये उसे मुझसे छीन लेगा और फिर कभी भी मुझे वापस नहीं करेगा, इसीलिए मुझे उसको ठंडर पूल को दिखाने का जोखिम नहीं लेना चाहिए। उसी बीच जब शीहाओ ये सब सोच रहा था कि तभी वहां पे ग्रेट एल्डर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर शीहाओ और उसके सभी दोस्त ग्रेट एल्डर को ग्रीट करते हैं, जहां पर अब तभी ग्रेट एल्डर अपनी पावर्स की मदद से शीहाओ से उस ठंडर पूल को अपने हाथ में ले लेते हैं और उसमें रेड कलर की लाइटनिंग को इंसर्ट करते हुए शीहाओ से कहते हैं कि चलो एक बार इस ठंडर स्पिरिट को इस पूल में छोड़कर देखते हैं कि आखिर इससे होता क्या, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये जो ठंडर स्पिरिट है और ठंडर पूल, इन दोनों का ओरिजिन एक ही जगह से हुआ है, यानी हेवन लॉ से, इसलिए ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। अब ये सुनकर शीहाओ उनसे कहता है कि ग्रेट एल्डर अगर ऐसा है तो
तो आप थोड़ा सा रुक जाइए ताकि मैं इस थंडर पूल से थोड़ा सा और थंडर वाटर को निकाल लूं, क्योंकि अगर मैंने एक बार इसमें थंडर ड्रैगन स्पिरिट को इंसर्ट कर दिया तो कहीं वो इसके अंदर में मौजूद थंडर एसेंस को खराब ना कर दें। अब ये बोलकर शी हाउ अपने उसी फर्नेस को बाहर निकाल लेता है और जितना उसे थंडर वाटर चाहिए था वो उतना उस पूल के अंदर से ले लेता है, जहां पर अब तभी शी हाउ इमीडिएटली अपने पास से उस थंडर ड्रैगन स्पिरिट को बाहर निकालकर उस पूल के अंदर इंसर्ट कर देता है, जो कि थंडर पूल के अंदर इंसर्ट होते ही उसमें जो पहले से एक ड्रैगन शैडो था उससे जाकर फ्यूज हो जाता है। अब ये देखकर ग्रेट एल्डर यहाँ पे कहने लगते हैं कि जैसा लगा था वैसा ही निकला। ये पूल कोई जिंदा चीज नहीं है बल्कि ट्रू ड्रैगन का छोड़ा हुआ क्रिएशन इम्प्रिंट है, जो एक ड्रैगन स्पिरिट को ट्रू ड्रैगन में बदलने में मदद करता है। यानी एक तरह से ये पूल इवोल्यूशन का काम करता है। तभी ग्रेट एल्डर आगे कहते हैं कि इसके अंदर का जो सिस्टम है वो काफी ज्यादा मिस्टीरियस है और शायद तक ये इमोर्टल कल्टीवेशन मेथड्स से जुड़ा हुआ है, जिस पर मोटा लड़का भी आगे आकर कहने लगता है कि मेरे मास्टर ने भी मुझे बताया था कि ट्रू ड्रैगन इस दुनिया में मौजूद सभी रेसेस में सबसे बियॉन्ड होता है और हर ईरा में सिर्फ एक ही ट्रू ड्रैगन होता है जो बड़ा होकर इमोर्टल किंग बनता है। यहाँ तक कि अगर इनकी पूरी रेस भी खत्म हो जाए तब भी अगर कोई ड्रैगन स्पिरिट यहाँ पर एग्जिस्ट करती है तो वो धीरे धीरे इवॉल्व होकर उस कमी को पूरा कर देती है। यानी वो बाद में एक ट्रू ड्रैगन का जगह ले सकता है, जहां पर हम शी हाउ को देखते हैं जो कि बाकी के भी 2 ड्रैगन स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है और उसे देखते हुए कहने लगता है कि क्या ये वही 3 क्रिएशन सील्स नहीं है जो इन्हें एक ट्रू ड्रैगन बनने की तरफ पुश कर रहे हैं? तभी तो ये सब उसी डायरेक्शन में इवॉल्व हो रहे हैं और देखो इनकी क्वांटिटी भी परफेक्टली मैच कर रही है इनसे। इसीलिए अब मुझे समझ आ रहा है कि ये सब रैंडमली तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, जिस पर ग्रेट एल्डर भी कहते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि 3 क्रिएशन मिलकर पूरी सृष्टि को जन्म देती है। इसलिए हर चीज के पीछे पहले से ही कोई ना कोई छुपा हुआ कारण तो जरूर होता है। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि हमारे इस रियलम के आखिरी ट्रू ड्रैगन के साथ क्या हुआ वो अभी इस वक्त कहाँ है, इस बारे में कोई नहीं जानता। शायद ऐसा हो सकता है कि वो पहले ही खत्म हो चुका हो या फिर अभी भी वो लाइटनिंग ट्रिबुलेशन के सोर्स पर मौजूद है। अब ये सुनकर लिटिल एंट किंग कहता है कि वैसे मैंने भी एक बात सुनी थी कि इस दुनिया में अभी भी एक ट्रू ड्रैगन का अंडा मौजूद है जो कि प्राइमल केओस के अंदर में जो एंशिएंट केव है उसके बिल्कुल ही डीप में वो छुपा हुआ है और उस केव में केओटिक एनर्जी का भरमार है, जहां पर वो ट्रू ड्रैगन का अंडा सही समय का इंतजार कर रहा है उससे बाहर निकलने का। और जब वो जन्म लेकर इस दुनिया के सामने आएगा ना तब तुम लोग बिल्कुल भी मत घबराना, क्योंकि मैं हूं ना, मैं उस ट्रू ड्रैगन के बच्चे को पीट कर दिखाऊंगा। जिसपे ग्रेट एल्डर कहते हैं कि भले ही ट्रू ड्रैगन का अंडा अभी भी इस दुनिया में मौजूद हो, लेकिन समय के साथ साथ इस दुनिया में भी काफी सारे बदलाव आ चुके हैं, जिसके चलते उसे ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन सा हो गया है और अब शायद उसे देखने का अवसर किसी के भाग्य में नहीं है। जिसके बाद ग्रेट एल्डर शी हाउ से कहने लगते हैं कि ये तीनों थंडर ड्रैगन स्पिरिट अब भी बहुत छोटे और मासूम है, लेकिन इनके अंदर एक ड्रैगन बनने की कैपेसिटी छुपी हुई है। इसलिए हुआंग तुम्हें पूरी ताकत लगाकर इन्हें अपने कंट्रोल में करना होगा और अपने पास रखना होगा ताकि आगे चलकर ये हमारी ही बात माने। जिस पर शी हाउ भी कहता है कि ठीक है, मगर ग्रेट एल्डर ये थंडर पूल बहुत ही ज्यादा रेयर ऑब्जेक्ट है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि फिलहाल के लिए आप इस थंडर पूल को अपने पास ही रखें, जिससे शायद ऐसा हो सकता है कि इसके अंदर की डिवाइन लॉज आपकी कल्टीवेशन को इंक्रीज करने में मदद करें। अब ये बात सुनकर ग्रेट एल्डर शी हाउ की बात मान लेते हैं और उस थंडर पूल को अपने पास रख लेते हैं। जिसके बाद वो यहाँ पर एक ब्लड क्रिस्टल को बाहर निकालकर कहने लगते हैं कि अभी कुछ देर पहले जब मैं वांग चैंगशेन से मिलने गया था तो उन्होंने माफी के तौर पर तुम्हें एक गिफ्ट दिया है जो कि असल में एक ट्रू इमोर्टल ब्लड है और ये ब्लड क्रिस्टल वांग चैंगशेन के फादर से लिया गया है, वो भी तब जब वो ट्रू इमोर्टल रियलम के बिल्कुल ही एडवांस लेवल पर थे। इसीलिए इस ब्लड क्रिस्टल में इटर्नल लाइफ एनर्जी मौजूद है जो कि तुम्हारी मदद करेगा नेक्स्ट रियलम में ब्रेक थ्रू करने में। अब इतना बोलकर ग्रेट एल्डर एक और चीज को बाहर निकालते हैं जो कि असल में इमोर्टल किलिंग गिलोटिन है, यानी वही रेड कलर की लाइटनिंग। इसी बीच ग्रेट एल्डर कहते हैं कि जहां तक इस इमोर्टल किलिंग गिलोटिन की पावर्स का सवाल है, अगर इसे तुम अपनी बॉडी में रिफाइन करोगे तो ये तुम्हारी बॉडी को इनविंसिबल बना सकता है और अगर तुम इसे किसी वेपन में मर्ज कर दोगे तो उसे कंट्रोल करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। जिसका मतलब है कि ये दोनों ही तरीके एक कल्टीवेटर की ताकत को काफी हद तक बढ़ा देती है। इसलिए अब तुम बताओ कि तुम इसे कैसे रिफाइन करना चाहते हो। अब ये बोलकर वो उन दोनों चीज को शी हाउ को दे देते हैं, जिसे शी हाउ भी ले लेता है। अब ये देखकर रैबिट गर्ल, मोटा लड़का और लिटिल एंट किंग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और अपनी अपनी राय शी हाउ को देने लगते हैं कि आखिर उसे इसके साथ में क्या करना चाहिए। मगर शी हाउ का मकसद तो कुछ और ही करने का था, इसीलिए वो यहाँ पर सभी से कहता है कि असल में मेरे पास पहले से ही एक आइडिया है। अब ये बोलकर शी हाउ इमीडिएटली अपने 3 डाओ फ्लावर लोटस को एक्टिवेट कर लेता है और देखते ही देखते वो यहाँ पर इस ब्लड क्रिस्टल की मदद से अपने 3rd ग्रेट डाओ फ्लावर के डाओ फ्रूट को भी सक्सेसफुली कल्टीवेट कर लेता है। जिसके बाद शी हाउ उस रेड कलर की लाइटनिंग को, यानी उसी इमोर्टल किलिंग गिलोटिन को अपने लेफ्ट हैंड के फिंगर में मर्ज कर देता है। लेकिन इससे होता ये है कि शी हाउ का जो लेफ्ट हैंड था उस हैंड के बोन्स में क्रैक्स पड़ने लगते हैं, क्योंकि ये रेड लाइटनिंग कोई ऑर्डिनरी सा ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक ट्रू इमोर्टल को भी मारने की ताकत रखता है अपने अंदर में। जहां पर अब हम शी हाउ को देखते हैं जो
जो कि ऐसा नजारा देखकर उस इमोर्टल ब्लड क्रिस्टल का यूज इस इमोर्टल किलिंग गिलोटिन को अपने लेफ्ट हैंड के फिंगर में कंप्लीटली मर्ज करने के लिए करता है। और वो ऐसा कर भी लेता है जिससे होता ये है कि शीहाओ के लेफ्ट हैंड के जो बोन्स टूट गए थे वो दोबारा से ठीक हो जाते हैं। और ऐसा करने से शीहाओ का जो लेफ्ट हैंड है वो अब एक ऐसा एवरलास्टिंग वेपन बन गया जो कि शीहाओ का सबसे पावरफुल अटैक होने वाला है। इसी दौरान हम शीहाओ को देखते हैं जहां पर वो अपनी इस नई ताकत का एक छोटा सा नमूना दिखाता है, जिसके सिर्फ एक ही स्लैशिंग अटैक से उसके सामने में जो जाइंट सा माउंटेन था वो भी एक ही झटके में 2 टुकड़ों में कटकर अलग हो जाता है। उसी बीच अब ग्रेट एल्डर शीहाओ से कहने लगते हैं कि अब जबकि तुम्हारी ताकत बढ़ चुकी है तो तुम अपनी इस नई ताकत को बैटलफील्ड में जाकर फॉरेन रियलम के डीमंस पर आजमा सकते हो, क्योंकि हाल ही में फॉरेन साइड से किए गए हमले बहुत ज्यादा तेज हो गए हैं। इसलिए अब तुम जाओ और जाकर उनके लोगों का नामो निशान मिटाकर रख दो। अब ये बात सुनकर शीहाओ यहाँ पर खुद को ट्रांसफॉर्म करके अपने अपीयरेंस को चेंज कर लेता है, जिससे शीहाओ का ऑरा और उसकी ट्रू आइडेंटिटी हाइड हो जाती है। जिसके अब अगले सीन में हमें इंपीरियल पास के बाहर बॉर्डर साइड का नजारा दिखाया जाता है, जहां पर फॉरेन रियलम के डीमंस और 9 हेवन एंड 10 अर्थ के वॉरियर्स के बीच में लाइफ एंड डेथ की बैटल चल रही थी। जबकि इधर वो फिनिक्स प्रिंसेस और उसके कुछ वॉरियर फॉरेन रियलम के एक पावरफुल बीस्ट का सामना कर रहे थे, जो कि असल में एक क्रिम्सन लायन किंग था। और ये स्पेशली हुआंग यानी अपने शीहाओ को यहाँ पर मारने के लिए आया था, लेकिन अब तक इसे बैटलफील्ड में हुआंग कहीं पर भी नहीं मिला है, जिसकी वजह से ये गुस्से में तिलमिला उठा है और चारों तरफ बस खून खराबा ही मचा रहा है। इसी दौरान हम देखते हैं कि ये लायन किंग अपना एक जोरदार अटैक सीधा फिनिक्स प्रिंसेस की तरफ में कर देता है, जिसे वो रोकने की कोशिश तो करती है मगर नहीं रोक पाती और बहुत दूर जाके गिरती है जहां पर। तभी वो लायन किंग इनके सामने आकर कहने लगता है कि आज यहाँ पर जो भी तुम लोगों के साथ में हो रहा है ना, वो सब तुम्हारे उसी हुआंग की वजह से ही है। और याद रखो, वो जितनी देर तक छुपा रहेगा उतनी ही देर तक तुम लोग ये सब सहते रहोगे। अब ये बोलकर वो जैसे ही फिनिक्स प्रिंसेस के ऊपर हमला करता है तो उतने में ही शीहाओ वहां पर आकर उसकी जान बचा लेता है। अब क्योंकि शीहाओ ने अपने अपीयरेंस को पूरी तरह से चेंज कर लिया था, जिसके चलते अब उसका ऑरा भी उसके ट्रू फॉर्म से बिल्कुल ही अलग था। इसी वजह से यहाँ पर कोई भी इसे डिटेक्ट नहीं कर पाता कि यही हुआंग है। जहां पर हम उसी फिनिक्स प्रिंसेस को देखते हैं जो कि शीहाओ की चिंता करते हुए उससे बोलती है कि मुझे बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, मगर तुम अभी के अभी फौरन से यहाँ से चले जाओ वरना ये तुम्हें मर देगा। अब ये सुनकर तो शीहाओ बस एक हल्की सी स्माइल करता है और अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके सीधा आगे बढ़ जाता है और फिर धड़ाधड़ स्लैशिंग अटैक्स उस मॉन्स्टर पर एक ही स्ट्राइक में जड़ देता है, जिससे वो मॉन्स्टर बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। मगर इसके बावजूद भी वो यहाँ पर एक बार और शीहाओ से भिड़ने की कोशिश करता है, जिसके लिए वो अपनी एक प्रीसियस आर्ट का यूज करता है शीहाओ के प्राइमोडियल स्पिरिट को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन इससे शीहाओ को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस तरह की प्रीसियस आर्ट्स भी उसका और उसके प्राइमोडियल स्पिरिट का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जहां पर तभी शीहाओ सबसे पहले उसके इस टेक्निक को पूरी तरह से नलिफाई करता है और अपनी डिवाइन थंडर की पावर्स को एक्टिवेट करके उससे कहता है कि लगता है तुम जैसा एक बिल्ली का बच्चा बस इतना ही कर सकता था, यानी कि अब तुम्हारी ताकत जवाब दे चुकी है, इसीलिए मेरी मानो तो तुम मर ही जाओ तो ज्यादा बेहतर होगा। अब इतना बोलकर शीहाओ यहाँ पर अपनी उसी नई नवेली टेक्निक का यूज करता है और अपने हाथ को एक शार्प ब्लेड में कन्वर्ट कर देता है और सीधा उस मॉन्स्टर के पास जाकर उसे चीर फाड़ कर रख देता है। और लिटरली भाई शीहाओ का ये एक ही अटैक इतना ज्यादा भयानक था कि उस लायन किंग का खेल वहीं पर खत्म हो जाता है। अब ऐसा नजारा देखकर तो फॉरेन साइड के जो वॉरियर्स थे उनकी फटके हाथ में आ जाती है। इसी बीच हम शीहाओ को देखते हैं जहां पर वो इस इमोर्टल किलिंग गिलोटिन की पावर्स को देखकर अपने मन में कहता है कि ये लाइट सच में बहुत जबरदस्त है, इसे कोई भी आसानी से झेल नहीं सकता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसे यूज करने लिए बहुत ही ज्यादा ओवरवेलमिंग एनर्जी जरूरत पड़ती है। अगर मैंने इसका ज्यादा यूज किया तो मेरी सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी, इसलिए इसे बार बार यूज करना सही नहीं होगा। अब ये बोलकर शीहाओ फॉरेन रियलम के डीमंस के बीच में मैसेकरा मचाना शुरू कर देता है, जहां पर हम देखते हैं लिटरली शीहाओ के सामने कोई भी नहीं टिक पा रहा था और वो पलक झपकते ही लाइट की स्पीडी से आधे से ज्यादा लोगों को टपका चुका था। और अगर यहाँ पर कोई शीहाओ के हाथों से बच जाता था तो वो उन्हें अपनी कुनपेंग टेक्निक की मदद से लुढ़का देता था, जिसकी वजह से अब यहाँ पर फॉरेन रियलम के कुछ टॉप लेवल के एक्सपर्ट्स आसमान फाड़कर आ जाते हैं, जिनमें से एक का नाम स्कॉर्पियन डीमन था और दूसरे का नाम रॉक आर्मर्ड जाइंट डीमन था और दोनों ही सेल्फ सेवरिंग रियलम के पावरफुल बीइंग थे। मगर अपने शीहाओ के सामने ये दोनों बिल्कुल ही एक चींटी के बराबर है, क्योंकि जैसे ही वो रॉक आर्मर्ड जाइंट डीमन शीहाओ के सामने आता है तो अपना शीहाओ उसके ऊपर सिर्फ एक ही अटैक करता है और इस एक ही अटैक से उसका काम तमाम हो जाता है। उसी बीच जब वो स्कॉर्पियन डीमन भी शीहाओ पर हमला करता है तो उसके हाथ को शीहाओ अपने लेफ्ट हैंड के एवरलास्टिंग ब्लेड से काटकर रख देता है, जो देखकर अब उस डीमन को अपने सामने अपनी मौत नजर आती है। जहां पर अब हम शीहाओ को देखते हैं जो कि इतने में भी नहीं रुकता है और उस पर मल्टीपल स्लैशिंग अटैक करके उसे भी खत्म कर देता है। यानी कि अब शीहाओ की पावर इतनी ज्यादा टेरिफाइंग लेवल पे चली गई है कि दो सेल्फ सेवरिंग रियलम के पावरफुल एक्सपर्ट भी उसे एक खरोंच तक नहीं दे पा रहे हैं। इसी दौरान शीहाओ एक और सेल्फ सेवरिंग रियलम के जाइंट डीमन को अपने सिर्फ एक ही अटैक से किल कर देता है, जिसके बाद वो यहाँ पर मौजूद फॉरेन रियलम के लोगों से कहने लगता है कि क्या तुम्हारे इस इलाके में अब कोई हेवनली एक्सपर्ट नहीं बचा है? अगर है तो उन्हें जल्दी से मेरे सामने
सामने भेजो, मैं अकेला ही तुम 10 लोगों से लड़ने के लिए काफी हूँ। अब ये सुनकर फॉरेन रियलम का ड्रैगन स्लेयर अपनी आवाज को चारों तरफ फैलाते हुए अपने रियलम के हेवनली किंग से कहता है कि इस लड़के को अभी और इसी वक्त खत्म कर दो और अपने रियलम के लोगों का मनोबल बढ़ाओ। अब ये बात सुनकर वो लोग इसके लिए मान जाते हैं, जिसके अब अगले सीन में बॉर्डर साइड के एक दूसरे इलाके का नजारा दिखाया जाता है, जहां पर 9 हेवन एंड 10 अर्थ के बहुत से वॉरियर्स लड़ते हुए शहीद हो गए थे। इसी दौरान हम 2 एल्डर्स को देखते हैं जो कि 9 हेवन एंड 10 अर्थ से बिलोंग करते हैं, और ये दोनों यहाँ पर अदर वर्ल्डली पावरफुल बीइंग से बैटल कर रहे थे, जो कि फॉरेन रियलम का एक ग्रेट जनरल है और इसका कल्टीवेशन लेवल सेल्फ सेवरिंग रियलम पर है, और वही दूसरी तरफ इन दोनों एल्डर का कल्टीवेशन लेवल वॉइड डाउर रियलम पर है। यानी इनके और उस जनरल के बीच में 1 रियलम का गैप है, और यही वजह है कि ये दोनों एल्डर उस जनरल से फाइट करके इतनी बुरी तरह से इंजर्ड हो गए थे। इसी दौरान हम उसी ग्रेट जनरल को देखते हैं जिसका नाम बोन शैडो था। उसी बीच वो बुढ़ा घूसट इनके ऊपर एक जानलेवा हमला कर देता है, जिसे ये दोनों एल्डर एक बैरियर बनाकर रोकने की कोशिश करते हैं, मगर इससे भी बात नहीं बनती क्योंकि वो जनरल इन दोनों से ज्यादा पावरफुल था। मगर इतने में ही शिहाओ यहाँ पर आ जाता है, जो कि आते ही अपने उसी इमोर्टल किलिंग ब्लेड से उस ग्रेट जनरल पर अटैक करके उसे और उसके अटैक दोनों को खत्म कर देता है, वो भी सिर्फ एक ही स्लैशिंग अटैक से। भाई मानना पड़ेगा, वॉइड डाउ रियलम पर होने के बावजूद भी शिहाओ सेल्फ सेवरिंग रियलम के कल्टीवेटर्स को ऐसे किल कर रहा है जैसे कि ये उसके लिए कुछ है ही नहीं। जहां पर अब तभी अपने रियलम के ग्रेट जनरल की मौत का बदला लेने के लिए हेवनली किंग वू फेंग आसमान फाड़कर आ जाता है। हालांकि शिहाओ के सामने खड़े होने के बावजूद भी इसे पता ही नहीं चलता कि यही हुआंग है। वो इसे कोई अलग ही ऑर्डिनरी सा पर्सन समझ रहा था। जहां पर तभी वू फेंग शिहाओ से कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे रियलम के डिप्टी जनरल को मारने की, जल्दी से अपना मुंह खोलकर अपना नाम बको, क्योंकि मेरी तलवार गुमनाम लोगों को नहीं मारती। अब ये बोलकर वो शिहाओ पर एक स्लैश अटैक कर देता है, जिसे शिहाओ बड़ी आसानी से काउंटर कर लेता है। अब ये देखकर वो फेंक उससे कहता है कि मानना पड़ेगा तुम सच में ताकतवर हो, चलो फिर मैं तुम्हें जल्दी से खत्म कर देता हूँ, उसके बाद मैं उस हुआंग को भी ढूंढकर उसे मारकर तुम्हारे पास ही भेज दूंगा। जिस पर शिहाओ उससे कहता है कि अच्छा ऐसा है क्या, मगर मैंने तो तुम्हारे बारे में बड़े चर्चे सुने हैं कि जब तुम और हुआंग आमने सामने आए थे तो उसने तुम्हें दौड़ा दौड़ा के मारा था, ऐसा लगता है कि तुम उस मार को भूल गए हो, इसलिए अब तुम मेरे पास चले आए। अब शिहाओ की ऐसी बातें सुनकर तो उस हेवनली किंग को यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, मगर तभी हम देखते हैं कि वो फेंक के जो बाकी के साथी थे वो भी यहाँ पे आ जाते हैं, जो कि असल में 2 डिमोनिक सर्पेंट थे, जिसके बाद इनका चौथा साथी भी यहाँ पर आ जाता है जिसका नाम ग्रीन वाइन डीमन किंग था, और ये सभी फॉरेन रियलम के 4th हेवनली किंग्स हैं। अब यहाँ पर शिहाओ के सामने 4 हेवनली किंग्स को देखकर ये दोनों एल्डर शिहाओ से टेलीपैथी के थ्रू कहने लगते हैं कि लिटिल ब्रदर, थोड़ी देर में मैं और मेरा ये दोस्त हम दोनों अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करके इन्हें रोकेंगे, तब तक में तुम मौका देखकर यहाँ से निकल जाना, बस पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि तुम एक जीनियस होने के साथ साथ हमारे संसार का भविष्य भी हो, इसलिए तुम्हें हम जैसे बूढ़ों के साथ यहाँ पर मरने की कोई जरूरत नहीं है, और तुम्हारे लिए खुद को सैक्रिफाइस करना हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। अब उनकी ये सारी बातें सुनकर तो शिहाओ उनसे कहता है कि नहीं, आपको ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, और रही बात मेरी तो यकीन मानिए, आज मैं यहाँ पर फॉरेन रियलम के आधे से ज्यादा हेवनली किंग्स को मौत के घाट उतार कर रख दूंगा। अब शिहाओ के इतना कहते ही हमें एक अलग ही जगह का सीन दिखाया जाता है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि हो ना हो ये फॉरेन रियलम का ही कोई जगह है, जहां पर तभी हमें 2 मिस्टीरियस टाइप के पर्सन को दिखाया जाता है, जो कि देखने से लग रहा है कि शायद ये दोनों अनलन और यूटुओ के क्लैन के ही कोई पावरफुल कल्टीवेटर होंगे। उसी बीच वो डार्क क्रिएचर अपने ब्लड ड्रॉप को अपने सामने में मौजूद एक अल्टर में इंसर्ट कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हेवनली मैकेनिज्म डिस्क ऑफ द डेड सोल नाम का एक आर्टिफैक्ट अपीयर हो जाता है, जिसकी मदद से ये लोग एक मिस्टीरियस से ट्रेजर का पता लगाने की कोशिश करने वाले हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि ये सभी लोग यहाँ पर कहने लगते हैं कि हेवनली फेट अब पूरी तरह से अपीयर हो गई है, जिसकी वजह से ओरिजिन एंशिएंट ट्रेजर और सेक्रेड ऑब्जेक्ट बहुत ही जल्द 9 हेवन एंड 10 अर्थ में सामने आएंगे। इसीलिए अगर हमने या फिर किसी और ने उस ट्रेजर को हासिल कर लिया तो वो हेवनली बैरियर को ब्रेक करके एम्परर लेवल के पाथ को अचीव कर सकता है। अब ये बोलकर वो लोग उस आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसके बाद पूरी डीमन आर्मी कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग उस सेक्रेड ऑब्जेक्ट को हासिल करके ही रहेंगे और अपने पुरखों की इच्छा पूरी करेंगे। उसी दौरान इन लोगों को उस आर्टिफैक्ट के जरिए से फाइनली उन्हें वहां का लोकेशन मिल जाता है जहां पर वो ट्रेजर मौजूद है, जो कि असल में 9 हेवन एंड 10 अर्थ का ही डिवाइन मेडिसिन माउंटेन रेंज था, जिसके अब अगले सीन में हमें वू फेंग को दिखाया जाता है, जहां पर वो अपने स्पीयर वेपन से एक डेडलिएस्ट अटैक सीधा शिहाओ पर कर देता है। अब ये देखकर तो शिहाओ यहाँ पर बॉडी एज अ सीड का यूज करके लाइफ एंड डेथ के सर्कल को वहां पर एक्टिवेट करता है और अपनी प्रीसियस कुनपेंग आर्ट की सबसे हाईएस्ट लेवल वाली टेक्निक को उसमें मर्ज कर देता है, जिससे शिहाओ एक बार फिर से खुद को ट्रू कुनपेंग बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। जहां पर अब हम देखते हैं कि शिहाओ अपने मुके में यिन यांग एलिमेंट की ट्रू पावर्स को मर्ज करके एक जोरदार मुका सीधा उसके स्पीयर वेपन पर दे मारता है और उसके इस अटैक को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता
देता है। अब ऐसा नजारा देखकर मार्शल किंग वू फेंग अपने ब्लडी स्वॉर्ड को घुमाकर एक डेडली टोर्नेडो जैसा अटैक शी हाओ पर करने की कोशिश करता है, मगर तभी हम देखते हैं कि शी हाओ यहाँ पर अपनी मेन बॉडी और ट्रू कुनपेंग बॉडी को आपस में मर्ज कर देता है और सीधा जाकर उसके टोर्नेडो वाले अटैक को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके रख देता है और फिर वो बड़ी तेजी से वू फेंग को निपटाने के लिए आगे बढ़ जाता है। अब ये देखकर तो अब मार्शल किंग वू फेंग खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने सामने एक शील्ड को एक्टिवेट कर देता है, लेकिन इससे भी बात नहीं बनती क्योंकि अपना शी हाओ सिर्फ एक ही मुक्के से उसके अनब्रेकेबल बैरियर को भी चूरमार करके पानी में मिला देता है, जिसके बाद फिर शी हाओ अपना दूसरा मुक्का सीधा वू फेंग पे लाके जड़ देता है, जिसकी वजह से उस मार्शल किंग की आंखें फटी की फटी रह जाती है। और फिर तभी उस बंदे को इस बात का अंदाजा लग जाता है कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि हुआंग ही है, जिस पर शी हाओ भी स्माइल करते हुए उससे कहता है कि अच्छा तो तुमने आखिर मुझे पहचान ही लिया, लेकिन अफसोस तुमने बहुत देर कर दी। अब ये बोलकर शी उसे बहुत ही दूर लाके पटक देता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि जब वू फेंग की प्राइमोडियल सोल अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करती है तो तभी शी हाओ अपने डिवाइन सोल से एक अटैक उसके फोरहेड पर करके उसकी प्राइमोडियल सोल को उसी की बॉडी में ही सील करके रख देता है ताकि वो कहीं भी भाग न सके। अब ये देखकर बाकी के 3 हेवनली मार्शल किंग्स अपने साथी को बचाने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, जबकि इधर दूसरी तरफ हम वू फेंग को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, इवन कि वो अपने मुंह से खून भी खांसने लगा है, लेकिन इसके बावजूद भी वो हार नहीं मानता और अपनी जान दांव पर लगाकर यहाँ पर अपने मास्टर की एक बहुत ही खतरनाक सी अल्टीमेट टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसके चलते उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा सा डिमोनिक क्रिएचर अपीयर हो जाता है। और फिर तभी वो फेंक अपने काफी सारे क्रिम्सन चेन्स की मदद से शी हाओ को एक इंडेस्ट्रक्टिबल प्रिजन में कैद कर लेता है। उसी बीच वो शी हाओ से कहने लगता है कि होंग मैंने बचपन से ही कल्टीवेशन की राह चुनी है और अब तो मैंने इमॉर्टैलिटी के रियल ट्रुथ को भी कॉम्प्रिहेंड कर लिया, इसलिए तुम मेरे सामने नहीं टिक सकते। आज तुम्हें मारकर मैं अपने अपमान का बदला भी ले लूंगा। इसी दौरान वो तीनों हेवनली मार्शल किंग मौके का फायदा उठाकर अपना एक जॉइंट अटैक शी हाओ पे करने की कोशिश करते हैं, मगर इनका ये अटैक शी हाओ को लगा उससे पहले ही शी हाओ उन जंजीरों को तोड़कर वहां से निकल चुका था, जहां पर अब हम देखते हैं कि शी हाओ लाइटनिंग की स्पीडी से वू फेंग की तरफ बढ़ता है और अपना मुक्का टाइट करके 6 पार्ट्स ऑफ रीइंकार्नेशन फिस्ट सीधा मार्शल किंग वू फेंग के चेस्ट पे लाके जड़ देता है। और ये एक ही मुक्का इतना तगड़ा वाला था कि फॉरेन रियलम का एक हेवनली मार्शल किंग भी इसे नहीं झेल पाता और उसके बॉडी के साथ साथ उसकी प्राइमोडियल सोल के भी चीथड़े उड़ जाते हैं। चारों तरफ बस खून के ही छींटे गिर रहे थे। उसी दौरान शी हाओ बाकी के बचे हुए 3 हेवनली मार्शल किंग्स की तरफ देखकर कहता है कि लो ये तो मर गया, अब तुम लोगों की बारी है मरने की। अब ये बात सुनकर वो वाइन डीमन किंग अपने क्रिम्सन वाइन से शी हाओ पर हमला करने की कोशिश करता है, जबकि इधर दूसरी तरफ से ये दोनों डिमोनिक सर्पेंट भी अपने अपने स्पिरिचुअल पाइथन से शी हाओ पर अटैक कर देते हैं। अब ऐसा नजारा देखकर 9 हेवन एंड 10 अर्थ के वो दोनों एल्डर शी हाओ की मदद करने के लिए सोचते हैं, मगर शी हाओ उन्हें रोकते हुए कहने लगता है कि सीनियर्स आपको इसमें शामिल होने की कोई जरूरत नहीं, मैं अकेला ही इनके लिए काफी हूँ, बस आप दोनों मेरे लिए इतना कर देना कि मैं यहाँ पर जितने भी डीमंस को किल कर रहा हूँ बस आप मेरे लिए उनकी गिनती करते रहना। इसी दौरान हम देखते हैं कि जैसे ही उनका अटैक शी हाओ के करीब पहुंचता है तो तभी शी हाओ उनके इस अटैक को डोज करके पलक झपकते ही डिमोनिक सर्पेंट वाले मार्शल किंग के पास पहुंच जाता है। अब ऐसा नजारा देखकर तो उस डीमन के होश उड़ जाते हैं, जहां पर हम शी हाओ को देखते जो कि बिना टाइम जाया किए उस डीमन के दोनों पंख को पकड़कर बड़े ही क्रुएल्टी के साथ उसके प्राइमोडियल सोल समेत उखाड़ के रख देता है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। अब ऐसा खौफनाक मंजर देखकर दूसरा वाला डेमोनिक सर्पेंट डर के मारे कांपने लगता है, मगर उतने में ही शी हाओ अपना मुक्का टाइट करके उसके पास भी पहुंच जाता है और फिर धड़ाधड़ मुक्का मार के उसे भी उसकी बॉडी समेत फोड़कर रख देता है, जो देखकर तो इधर उस वाइन वाले डीमन किंग का गला सूखने लगता है। इसी दौरान हम शी हाओ को देखते हैं जो कि फौरन से उसके पास जाकर अपने दोनों हाथ के मुक्के को टाइट करके एक प्रचंड प्रहार सीधा उसके ऊपर दे मारता है, जिसके चलते उसकी बॉडी के भी चीथड़े उड़ जाते हैं। अब ये देखकर फॉरेन रियलम के जो वॉरियर्स थे उनके दिलो दिमाग में अब एक ऐसा खौफ बैठ गया है शी हाओ की वजह से, जो कि शायद ही वो कभी भूल पाएंगे। इसी दौरान हम शी हाओ को देखते हैं जहां पर वो कहने लगता है कि उस लायन किंग को लेकर मैंने फॉरेन रियलम के 5 हेवनली मार्शल किंग्स को निपटा दिया, इसीलिए अब बताओ क्या कोई और भी है जो मुझसे भिड़ना चाहता हो। अब उसकी ऐसी बातें सुनकर फॉरेन रियलम का जो ड्रैगन स्लेयर था वो अपनी पूरी डीमन आर्मी से कहता है कि यहाँ पर मौजूद सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। इस अकेले लड़के ने हमारे रियलम के टॉप 10 हेवनली मार्शल किंग्स में से 5 को खड़े खड़े ही टका डाला है। अगर आज इसे जाने दिया तो ये हमेशा हमारे रियलम के लोगों पर मौत बनकर मंडराता रहेगा, इसीलिए अभी इसी वक्त इस शख्स को चारों तरफ से घेर कर खत्म कर दो। अब ये बात सुनकर पूरी डीमन आर्मी शी हाओ पर टूट पड़ती है। अब ये देखकर शी हाओ भी उनसे जाकर भिड़ जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि शी हाओ के सिर्फ एक ही स्ट्राइक से फॉरेन रियलम की आधे से ज्यादा डीमन आर्मी खत्म होकर रह जाती है और इससे जो लोग बच गए थे शी हाओ उन्हें पकड़ पकड़ कर मारता है। लिटरली शी हाओ यहाँ पर फॉरेन साइड की पूरी डीमन आर्मी के बीच में मैसाकर मचाकर रख देता है और आज शी हाओ ने जो बवाल मचाया है इसकी खबर इतनी तेजी से चारों तरफ फैलती है कि ये फॉरेन डोमेन तक भी पहुंच जाती है, जहां पर सभी लोग बस उसी के बारे में ही बात कर रहे थे। इसी दौरान हमें फॉरेन डोमेन के एक और सुप्रीम एल्डर को दिखाया जाता है और इसके पास भी वो खबर पहुंच जाती है कि एक मिस्टीरियस टाइप के पर्सन ने इनके रियलम के 5 हेवनली मार्शल किंग्स को
खत्म कर दिया है। उसी बीच कुछ डीमन सोल्जर उसके पास आकर फॉरेन रियलम के जो एम्परर क्लैन के सुप्रीम एक्सपर्ट्स हैं उनको यहाँ पे बुलाने के लिए कहते हैं ताकि वो लोग यहाँ आकर उस मिस्टीरियस लड़के और हुआंग दोनों को खत्म कर दें। जिस पर वो एल्डर उनसे कहता है कि एम्परर क्लैन के लोगों को बुलाना उतना भी आसान नहीं है जितना कि तुम समझ रहे हो। अगर कोई चाहे तब भी वो उन्हें नहीं बुला सकता। अब ये सुनकर उन तीनों सोल्जर में से एक कहता है कि अगर ऐसी बात है तो क्या ब्रदर हे जीमिंग इसमें हमारी मदद नहीं कर सकते। इस पर वो एल्डर मना करते हुए कहने लगता है कि हे जीमिंग अभी इस वक्त बहुत ही क्रूशियल मूवमेंट पर है अपने कल्टीवेशन के ब्रेक थ्रू पर, इसलिए अगर कोई उसे डिस्टर्ब करेगा तो उसका अंजाम मौत से भी बदतर होगा। लेकिन तुम लोग चिंता मत करो क्योंकि इंपीरियल पास के अंदर और उसके बाहरी इलाकों में भी हमने अपनी नजरें गढ़ाई रखी है। बस इंतजार है हमारी रीइंफोर्समेंट्स टीम का। जैसे ही हमारी रीइंफोर्समेंट्स यहाँ पहुंचेंगी तो हुआंग और वो मिस्टीरियस लड़का दोनों का खेल खत्म समझो। जिसके अब अगले सीन में हमें इंपीरियल पास के बॉर्डर साइड का सीन दिखाया जाता है जहां पर यू लॉन्ग और उनकी होंग भी मौजूद थे। तभी यू लॉन्ग कहने लगता है कि पता नहीं कि आखिर वो कौन है जिसने फॉरेन रियलम के 5 ग्रेट हेवनली मार्शल किंग्स को मार गिराया। सच में इस पर यकीन करना मुश्किल है मगर ये सच भी है। जिस पर कि होंग कहता है कि ये भी कोई सोचने वाली बात है, मुझे तो पक्का यकीन है कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि हुआंग ही है क्योंकि इसके अलावा और कौन ही है जो ऐसा कर सकता है। अब ये सुनकर यू लॉन्ग उससे कहने लगता है कि नहीं शायद ये हुआंग नहीं है क्योंकि जहां तक मैंने सुना है उन 5 हेवनली मार्शल किंग्स को किल करने वाला कोई मिस्टीरियस कल्टीवेटर है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन रिस्ट्रिक्टेड रीजन से आया हो। इसी दौरान हम शीहाओ को देखते जहां पर वो सभी डीमंस को ठिकाने लगाकर यहां से आगे बढ़ जाता है डिवाइन मेडिसिन माउंटेन रेंज की तरफ में। उसी बीच जैसे ही शी यहां से निकल जाता है तो तभी उसी जगह पर हम एक हुडी पहने हुए मिस्टीरियस से फीमेल कल्टीवेटर को देखते हैं जो कि स्पेशली यहां पर शीहाओ पे नजर रख रही थी, यानी कि उस मिस्टीरियस लड़के पर। और शायद तक ये फीमेल कल्टीवेटर पहले से ही ये बात जानती है कि ये मिस्टीरियस लड़का शीहाओ है। जिसके अब अगले सीन में हमें शीहाओ को दिखाया जाता है जो कि डिवाइन मेडिसिन माउंटेन रेंज में एंटर कर लेता है जहां पर आते साथे ही वो अपने ट्रू फॉर्म में आ जाता है। मगर उतने में ही पीछे से शीहाओ पर हमला हो जाता है जिसे शीहाओ डोज कर लेता है और अपने मन में कहने लगता है कि लगता है मैं किसी के टारगेट पर आ गया हूं। हालांकि उसके द्वारा किया गया हमला उतना पावरफुल नहीं है लेकिन फिर भी इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता क्योंकि जिसने भी ये अटैक किया है वो यकीनन सेल्फ रिलीज रियलम का एक्सपर्ट होगा। इसी दौरान हम देखते हैं कि शीहाओ के ऊपर एक जाइंट से पाम अटैक से हमला हो जाता है जो कि शीहाओ को क्रश करने के लिए उसकी तरफ आने लगता है। अब ये देखकर वो आगे कहता है कि इंपीरियल पास से बाहर निकलने के लिए हर एक पर्सन को फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म से होकर गुजरना पड़ता है जिसकी वजह से उसके ऊपर एक सेलेस्टियल मार्क लग जाता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन भी इंपीरियल पास से आया है। अब ये बोलकर शीहाओ अपने एवरलास्टिंग इमॉर्टल स्वॉर्ड को बाहर निकालकर एक तगड़ा स्लैशिंग अटैक मार के उसके अटैक को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। हालांकि इसके इम्पैक्ट से खुद शीहाओ भी पीछे घसीटते हुए चला जाता है जहां पर अब हम उसी हुडी वाली फीमेल कल्टीवेटर को देख पाते हैं जो कि शीहाओ को देखते साथ ही कहने लगती है कि तुम्हारी ये स्वॉर्ड वाकई में बहुत ही कमाल की है, इसीलिए अब ये मेरी है। जिस पर शीहाओ तो उससे कहता है कि बेकार के ख्वाब देखना बंद कर दो। अब ये बात सुनकर वो फीमेल कल्टीवेटर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके एक किलिंग ब्लेड को वहां पर समन कर लेती है और उससे शीहाओ पे हमला करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी उसके ऐसा करने से यहाँ पर जो आयरन ब्लड एंशियंट ट्री था वो डिस्टर्ब हो जाता है और फिर वो अपने ट्री वाइन्स से उस लड़की के अटैक को पूरी तरह से नलिफाई कर देता है। अब ऐसा नजारा देखकर वो लड़की भी चौंक जाती है जिसके बाद वो शीहाओ से कहती है कि ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है लेकिन इसके बावजूद भी तुम यहाँ पर आ गए जबकि ये बात तुम्हें भी अच्छे से पता था। वाकई में तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। जिस पर शीहाओ उससे कहने लगता है कि सीनियर आप तो मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं जबकि इसका पूरा क्रेडिट तो आपको ही जाता है क्योंकि आपने ही मुझे सेफली यहाँ तक पहुंचाया है। सच में बहुत मेहनत की है आपने। तो क्या अब आप मुझे अपना असली चेहरा नहीं दिखाएंगे ताकि मुझे पता चल सके मेरा उपकार करने वाला आखिर कौन है। अब यहाँ पर शीहाओ की ऐसी बातें सुनकर वो लड़की कहती है कि हम जुबान तो बड़ी तेज है तुम्हारी, अगर ऐसा ही है तो छोटे भाई तुम अंदर ही आराम से रुके रहो, तब तक से मैं बाहर जाकर कुछ लोगों को लेकर आती तुम्हें बचाने के लिए। अब ये बोलकर वो लड़की यहाँ से चली जाती है जहाँ पर हम शीहाओ को देखते हैं जो कि उसे जाता हुआ देखकर कहता है कि पता नहीं कि इस बार आखिर कौन सा इमॉर्टल क्लैन मेरे खिलाफ साजिश रचने की कोशिश कर रहा है। खैर कोई बात नहीं, फिलहाल के लिए मुझे उस काम पर ध्यान देना चाहिए जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ और क्योंकि उस मैप के हिसाब से वो ट्रेजर यहीं कहीं पास में ही है तो इससे पहले कि फॉरेन रियलम के लोग यहाँ तक पहुंच जाएं मुझे वो मिस्टीरियस ट्रेजर ढूंढना होगा जिस पर सबकी नजर टिकी हुई है। अब ये बोलकर शीहाओ उस ट्रेजर की तलाश में निकल पड़ता है और इस बीच उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है क्योंकि इस माउंटेन के जो प्राइमोडियल बीस्ट थे वो शीहाओ के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं और उसे बहुत दूर तक दौड़ते हैं। इसी दौरान शीहाओ छुपते छुपाते उनसे अपना पीछा छुड़ाता है और अपने चारों तरफ देखते हुए कहने लगता है कि ये डिवाइन मेडिसिन माउंटेन सच में बहुत खतरनाक है। यहाँ हर जगह रेयर हर्ब्स दिख तो रहे हैं लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर मौजूद ये सभी उड़ने वाले बर्ड्स इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि ये अपने सिर्फ एक ही अटैक से एक पूरे माउंटेन को ही तबाह करके रख सकते हैं। उसी दौरान यहाँ पर हलचल होने लगती है जिसके चलते शीहाओ दूसरी जगह पर आ जाता है जहाँ पर अब उसका आमना सामना
सामना एक छोटे से गोल्डन बुल से होता है, जिसे देखकर शीहाओ कहता है कि ये तो गोल्डन इमोर्टल डाओ की पावर से बना हुआ छोटा सा बैल है। अब ये बोलकर शीहाओ उसके सामने आकर बैठ जाता है और उसे अपनी तरफ बुलाने लगता है, मगर शीहाओ का ये रवैया उसे पसंद नहीं आता है और फिर तभी वो बुल शीहाओ को एक जोरदार टक्कर दे मारता है, जिसकी वजह से अपना शीहाओ चट्टानों के बीच में जाकर धंस जाता है। मगर वो गोल्डन बुल इतने में भी नहीं रुकता और एक बार फिर से जाकर शीहाओ को धून देता है और ये वाला वार तो और भी ज्यादा भयानक था। इसी दौरान हमें दो और मिस्टीरियस से एल्डर को दिखाया जाता है, जिन्हें उस गोल्डन बुल की पावर फील होती है, जहां पर अब हम शीहाओ को देखते हैं जो कि उस बीस्ट से बचकर भाग रहा था, जबकि इधर वो बीस्ट शीहाओ को दौड़ा दौड़ा के मारे जा रहा था, जिसके इम्पैक्ट से यहाँ का स्पेस भी कोलैप्स होने लगता है। उसी बीच हम शीहाओ को देखते जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी उस बीस्ट से लड़ते लड़ते, लेकिन इसके बावजूद भी वो फिर से खड़ा होता है और उसका सामना करता है, जिसके अब अगले सीन में हमें फॉरेन रियलम के टेरिटरी का नजारा दिखाया जाता है, जहां पर वो हुडी वाली लड़की भी आ जाती है, जिसे देखकर फॉरेन रियलम का वो एल्डर भी हैरान था। उसी दौरान वो लड़की अपने मास्क को हटा देती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि विंड क्लैन की एक एल्डर है, जिसका नाम फेंगलुओ है और बहुत पहले शीहाओ ने इसके नेफ्यू और ब्रदर को किल कर दिया था। इसी बीच वो लड़की यहाँ के डाओ पावर को फील करते हुए कहने लगती है कि ये डाओ एनर्जी मेरे साथ परफेक्टली मैच कर रही है और ये जगह भी कल्टीवेशन को बूस्ट करने के लिए काफी ज्यादा सूटेबल है। अब ये बोलकर वो उस एल्डर के सामने आ जाती है, जिस पर वो एल्डर एक इमोर्टल टोकन को बाहर निकालकर उसे दे देता है, जिसे लेकर उस लड़की को उसमें इमोर्टैलिटी की ट्रू पावर्स महसूस होती है और इसी टोकन की मदद से ये लड़की कभी भी फॉरेन रियलम में आ जा सकती है, जहां पर उसी डीमन एल्डर को देखते हैं, जो कि उस लड़की से कहता है कि आपने हमारे साथ हाथ मिलाकर एक महान काम किया है जिसे हम हमेशा याद रखेंगे, और जिस दिन हमारा रियलम 9 हेवन एंड 10 अर्थ में रूल करेगा तब हम आपके और आपके पूरे क्लैन के साथ जरा सा भी अन्याय नहीं करेंगे। अब ये सुनकर वो फीमेल एल्डर कहती है कि आप गलत समझ रहे हैं, मैं बस अपने लोगों के लिए एक मौका चाहती थी ताकि उन्हें इस जंग से बचने का रास्ता मिल सके और ऐसा करके ही मैं उन्हें बचा सकती हूँ। अब इतना बोलकर वो लड़की यहाँ से जाते हुए एक स्पिरिचुअल बॉल को उस डीमन एल्डर को दे देती है और आगे कहती है कि ये तुम्हारे काम आएगा और याद रखना, अगर कभी भी तुम्हें मेरे क्लैन की जरूरत पड़े तो बेझिझक कह देना, मेरे आदेश पर मेरा क्लैन तुम्हारा साथ देने के लिए वहां पर खड़ा हो जाएगा। जहां पर अब तभी वो डीमन एल्डर उस पर्पल ऑर्ब को क्रश कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बड़ा सा पोर्टल क्रिएट हो जाता है, जिसके अंदर हम शीहाओ को देख पाते हैं और इसी के चलते उस डीमन एल्डर को हुआंग का एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में भी पता चल जाता है। अब ये देखकर वो डीमन खुशी के मारे झूम उठता है और हंसते हुए कहने लगता है कि हुआंग आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए, शायद आज किस्मत भी मेरे साथ है जो कि तुम इस तरह से डिवाइन मेडिसिन माउंटेन रेंज में फंसे हुए हो, और ये तो एक बहुत बढ़िया मौका है क्योंकि ये तो बिल्कुल हमारे नेदरवर्ल्ड की प्लानिंग से मैच कर रहा है। अब ये बोलकर वो अपनी पूरी डीमन आर्मी को इकट्ठा कर लेता है और सभी को डिवाइन मेडिसिन माउंटेन रेंज में भेज देता है शीहाओ को किल करने के लिए, जिसके साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आई होप कि तुम सबको आज का ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।